Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. FFB Live Chemistry classes में जो इधर कुछ दिनों से जो चैप्टर चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को लेकर के डिफरेंट थ्योरीज पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो करीब करीब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उसकी जो एक्चुअल पिक्चर होती है वो क्लियर हो चुकी है। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करेंगे, उसके अलावा एनर्जी लेवल डायग्राम पे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच की क्या रिलेशन है और इसकी मदद से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में इंक्लूडेड हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले हम जाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम पे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द टॉपिक energy level diagram, that is energy distribution and orbitals. A diagram representing relative energies of various orbitals in an atom is called energy level diagram. This is the definition. The energy of an electron is determined by the first two quantum numbers n and l, while the other two specify the orientation of the orbital and spin of electron. तो m और s जो है ये orientation of the orbitals and s represent spin of the electron. Regarding energy distribution, the following two cases may arises. Now hydrogen and hydrogen-like atoms, ion having one electron, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, उसके अलावा वो आयन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। Hydrogen being the simplest atom consists of only one electron in the lowest energy shell, that is first s orbital. When the electron absorbs energy, it may go to higher energy shell, main or sub energy shell. The study of hydrogen spectrum reveals that various spectral lines mainly depend on the various main energy shells. Sub-energy shells present in the main energy shell possess same energy. For example, 2s, 2p orbitals have same energy. Similarly, 3s, 3p and 3d orbitals have same energy. Now in case of hydrogen, इसको थोड़ा हम शॉर्ट करें पहले। इसे एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया यहाँ पे है। फर्स्ट एस यानी 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s। तो इस तरह से ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और दूसरे जहाँ ये क्या है, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल को, और s ऑर्बिटल का जो एनर्जी इंक्रीज करने का ऑर्डर है वो इस तरह से है। उसके बाद L इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है p ऑर्बिटल्स को, तो 2p की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके अलावा सारे हाइड्रोजन में ये सब क्या है, ये वैकेंट होते हैं, सिर्फ एक s में इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद ये L इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करता है d ऑर्बिटल को, जिसमें कि सबसे कम एनर्जी 3d, फिर 4d, और उसके बाद L इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करता है 4f ऑर्बिटल को। दिस इज द एनर्जी लेवल स्कीम फॉर हाइड्रोजन एटम। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ ये एनर्जी भी दिया है, कितना एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना कितना है। इसका है 0.1312 किलो जूल, इसका -328 किलो जूल पर मोल, और उसके बाद 145 -8 किलो जूल पर मोल।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू दी है और कैलोरी पर मोल में ये वैल्यू दी है। फॉर द हीलियम एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस तरह से है, और फॉर लिथियम आयन इस तरह से है। तो इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट, एटम में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है उनमें एनर्जी इंक्रीजिंग का ये ऑर्डर होता है। For hydrogen-like species such as helium ion, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। इसी तरह हीलियम का। For hydrogen-like species such as these, the following formula can be applied. En is equal to minus 1312 upon n square, Z square kilojoule per mole, where Z is the atomic number and n is equal to 1 to 3. For hydrogen atom, energy of orbital depends on the value of n. That is, 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, और 2p की एनर्जी लेस होगी 3s से, और ये इक्वल इन दोनों की एनर्जीज इक्वल होती जाएगी। 3p की एनर्जी इक्वल टू 3d बट इट लेस देन 4s, and 4p is equal to 4d, and 4f is equal to, and 4d is equal to 4f is less than 5s। तो ये इस तरह के is equal to 5p is equal to 5d is equal to 5f। Now for the multi-electron atoms. In case of multi-electron atoms, the energy scheme is different from that of the hydrogen atom. The energies of subshell depend not only upon the quantum numbers n, l, but also upon the other electrons present in the atom. It is not possible to calculate the exact energy of various subshells. However, on the basis of spectral data, the approximate value of the energies can be determined. Energy level diagram is similar for all multi-electron atoms and given in the figure. Main features of the diagram is diagram के मेन फीचर क्या है वो हम साथ में देखते चलते हैं। The energies of subshell of the main energy shell possess different energies. The energies of subshell की energies main energy shell में different energy होगी। For example, 3s, 3p, 3d possess different energies. 3s और 3p, 3d एक ही shell में है लेकिन different subshell हैं, लेकिन they have different energies. When do they belong to same energy shell n is equal to 3? तो इन तीनों की टोटल एनर्जी सेम होगी लेकिन अलग अलग सबशेल की एनर्जी डिफरेंट होगी। In a particular energy level, the subshell having higher value of L has higher energy. For example, the energy of 3p subshell, L is equal to 1 represent p subshell. So the energy of 3p subshell has higher energy than 3s, where L is equal to 0. In general, the order of energy in the main energy shell is like this, इस तरह से। एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ है ये सारी चीज़ें। तो सबसे कम एनर्जी होगी फर्स्ट एस की, और इसका इस इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से है 1s, 2s, फिर 2p, 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, इस तरह से 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, and 7s. These are the energy for
इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब L इज इक्वल टू 0, यानी S सबशेल के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा 1s, फिर 2s, 3s, 4s, इस तरह से जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा एनर्जी भी ऑर्बिटल्स या सबशेल की बढ़ती जाएगी। उसके बाद दूसरा सबशेल है P। फॉर दिस L इज इक्वल टू 1, तो लोएस्ट एनर्जी फॉर 2p, देन 3p, ये बढ़ता हुआ एनर्जी का लेवल है, 4p, 5p। उसके बाद थर्ड सबशेल L इज इक्वल टू 2, दैट इज D सबशेल, तो लोएस्ट एनर्जी फॉर 3d, उसके बाद 4d और उसके बाद 5d, और L इज इक्वल टू 3 के लिए F इज इक्वल टू 4f। तो ये इंक्रीजिंग energy increasing order for the different subshell. This is the energy level scheme for polyelectron atoms. Each box represents one orbital. Now L is equal to 0. S की एनर्जी कम होगी P से, उसके बाद T की ज़्यादा होगी और F की सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, that is 4s has less energy than 4p than 4d, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। द एनर्जी डिफरेंस, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। The energy difference between S and P subshell of a particular energy shell is small. Between P and D subshell, it is more, while the difference in energy is maximum between D and F orbitals. The energies of all the orbitals present in a subshell are same. The energies of all the orbital present in a subshell, यानी P subshell में 3 p ऑर्बिटल होती है, px, py, pz, और तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p सबशेल हैव सेम एनर्जी, 2px is equal to 2py is equal to 2pz. Similarly, all the 5d orbitals of 3d subshell have same energy. As the value of n increases, some subshell of lower energy level may have higher energy than the energy of subshell of higher energy shell. For example, 3d subshell has higher energy than 4s subshell. The increasing order of energies of various subshells are, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1s का सबसे कम है, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लास्ट में सबसे ज्यादा 7s की। The relative order of energies of various subshell can be predicted with the help of n plus L rule. According to this, the subshell having lower n plus L value has lower energy. For example, for 4s subshell, n plus 1, n is equal to 4, and s is equal to L, value of L is equal to 0 is equal to 4. For D subshell, n is equal to 3, but L is equal to 2, it is equal to 5. Then the subshell having lower n plus 1 value has the lower energy. तो 4s की एनर्जी 3d से कम होगी। The subshell having lower value has lower energy. तो 4s की एनर्जी 3d के मुकाबले में कम होगी। The 4s having lower value of n plus 1, thus 4s having lower value of n plus L has lower energy than 3d subshell. Similarly, for 5s subshell and for 4d subshell, value of n plus L for 5s is 5 and for 4d is 6. Thus 5s having lower value of n plus L has lower energy than 4d subshell. If two shell have same n plus L value, then the subshell with lower value of n has lower energy. For example, for 4f and for 4d, both are equal.
Then 4f subshell has lower value of n. It has lower energy than 5d subshell. तो ये energy level, increasing energy level किस तरह से increasing level में हम orbitals को arrange करते हैं, ये इसके लिए था कि जब हमको ये सारे ऑर्डर याद होंगे कि किस तरह से किसकी एनर्जी लोअर है किसकी हाइयर है, तो उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप कर सकते हैं या उस ऑर्डर को याद करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. The knowledge about the distribution of electron in various energy shell, subshell and orbital in an atom in the ground state is known as electronic configuration. The state of an atom when all the electrons present occupy their lowest energy level as required by their n and l values is known as the ground state or normal state. However, if the electrons occupy an energy shell higher than the permitted, the state of atom is regarded as the excited state. The excited state is always unstable while the ground state is the most stable state. Now, the electronic configuration of an atom is written in terms of NLX, where N indicate the main energy shell, L indicate the subshell, and X the number of electrons present in the subshell. For example, 3d5 indicates that the 5 electrons are present in the d subshell of the third energy shell. When distribution of electrons is done in this fashion, the summation of all x values will be equal to the atomic number or total number of electrons present in the neutral atom in ground state. This notation does not indicate the presence of electrons on various orbitals of sub-energy shell and also does not tell about their spins. There is one more method of representing the electronic configuration, which is usually called as orbital diagram. The orbital diagram consists of a square box or circle or just a line for each orbital available in a given energy level, grouped by sub-level with an arrow indicating the electron's presence and its direction of spin. Traditionally, upward direction is clockwise, that is plus half, and downward direction is anti-clockwise, that is minus half. The orbital diagram for the first two elements, हाइड्रोजन, इस तरह से हम तीनों तरह से लिख सकते हैं. ऑर्बिटल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह 1s, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे या इस तरह से. क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करते हैं. फॉर एग्जैक्ट distribution of electron in various energy shells of different atoms. For exact distribution of electrons in various energy shells of different atoms, the following rules are followed. First is Aufbau principle. Aufbau is a German word meaning building up. This principle gives us a sequence in which various subshells are filled with electrons. This principle was compiled by Simon. The sequence in which the various subshells are filled up depend on the relative order of energy of subshell. तो order of energy subshell ये अभी पहले देख चुके हो. The subshell with minimum energy is filled up first, and when this obtains maximum quota of electrons, then next subshell of higher energy starts filling. The sequence in which the various subshells are filled is the following order. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p. 3d में न जा करके एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा था कि इसकी एनर्जी 4s की 3d से कम होती है, तो
4p की एनर्जी 3p के बाद 3d यहाँ ना आकर के 4s आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। तो 4s फिर 3d फिर 4p 4s, जहाँ भी जो है कोई कम n, जो n वैल्यू का जो ऑर्बिटल है वो अगर आगे आता है, जिसका मतलब उसकी एनर्जी अपने पीछे वाले से ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर है 5p 6f 4f 5d 6p 7s 7f 6d एंड 7p। तो हायर एनर्जी किसमें है? 7p पे। तो ये है एनर्जी sequence in which the various subshell are filled, or this is the or in order of increasing energy. Now subshell, अब इसको हम इस तरह से subshell 1s के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, l 0 एंड n प्लस 1 हो जाएगा 1, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। उसके बाद 2s के लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और n प्लस 1 2। 2p के लिए 2 1 हो जाएगा ये 3, 3s के लिए 3 0 3। इसी तरह और आगे हम आते हैं 3p के लिए 3 1, तो ये हो जाएगा 4, जबकि 4s का हो जाएगा 0 4, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पर पे लेंगे हम। 3d और के p आगे है 4p, क्योंकि दोनों के लिए n प्लस l तो सेम है, लेकिन लोएस्ट वैल्यू ऑफ n लेंगे यहाँ पे, तो इस पहले आएगा 3d। उसी तरह से 5p 4s ये दोनों में सेम है, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पर भी लेंगे तो 4p ऊपर हो जाएगा। इसी तरह 4d, तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी जो है वो कम है और किसकी उससे ज़्यादा है। तो इसका एक तरह से सीक्वेंस या इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हम सारी ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे। तो इसका रूल यही है कि n प्लस l वैल्यू देखते हैं, अगर n प्लस l वैल्यू सेम है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं, तो जिसकी कम होगी वो उसकी एनर्जी कम होगी और आगे वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से बाकी भी देख सकते हो 4f 5d, यहाँ पे भी n प्लस l सेम है, लेकिन लोएस्ट वैल्यू ऑफ n किसकी है? f की, तो f पहले होगा, इसकी एनर्जी इससे 4f से ज़्यादा हो कम होगी 5d के मुकाबले। इसी तरह 6p 7s, यहाँ भी n प्लस l सेम है, बट लोएस्ट वैल्यू ऑफ n किसकी है? 6p की, तो इसकी जो इसकी एनर्जी होगी वो इससे कम होगी। तो इस तरह से ऑर्डर इसका अरेंज करेंगे और इसको हम बाउ डायग्राम कहते हैं। इसको इस तरह से हम लिख करके उसको बना भी सकते हैं डायग्राम, जिससे हमको एनर्जी लेवल डायग्राम याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए 1s 2s 2p, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2s 3s, उसके बाद 3p 3d, n इज इक्वल टू 3 के लिए 3s 4s 4p 4d। इस तरह से हम पूरा लिखते जाएंगे और पहला इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इधर, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर। इस तरह से एनर्जी डायग्राम हम बनाते जाएंगे। तो ये सीक्वेंस एनर्जी का कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है वो पहले लिखा जाएगा और जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में लिखेंगे। दिस इज नोन एज सिमन एरे एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ वेरियस सबशेल। तो डायग्राम इस तरह से इसका बना करके हम क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ फाइलिंग ऑफ वेरियस सबशेल। दिस इज नोन एज सिमन एरे। नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। द प्रिंसिपल हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द प्रिंसिपल आर ऑलवेज केप्ट इन माइंड फॉर राइटिंग द electronic configuration of an atom. This principle states that an orbital can have maximum 2 electrons with opposite spin.
The correct representation of 2 electron in an atomic orbital is, इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे। The following representation are considered as incorrect। अगर इस तरह लिखा जाएगा तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट हैं, तो इसलिए इसको ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। The complete electronic configuration of all the known elements have been given in the next table on the basis of the above two rules in the form of NLX. It is observed that few of the elements possess slightly different electronic configuration than the expected one on the basis of above principle. These elements have been marked with the star sign. नाउ हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस्ड so far do not give any idea for the accommodation of electrons in the orbitals having same energies. Same energies means degenerate orbitals, that is the orbitals of the same subshell F, subshell P, D and F, to indicate the distribution of electrons among the various orbitals of an atom. Hund's rule and orbital diagram method of representation are taken into account. हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड एज, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरह से इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बोथ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्बिटल। First S and are paired, spin are in opposite direction. The next 2 elements like lithium, beryllium with 3 and 4 electrons respectively, these are represented by orbital diagram। इस तरह से लिथियम में 2 and 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s 2s में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाए जाएंगे। These can also be written as, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसको हम आगे लिख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। इसी तरह बेरिलियम में ये कंप्लीट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा 2s2 को इस तरह से दिखाएंगे। ये 2 तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। In beryllium 2s orbitals has been completed, 2s orbital complete है, लेकिन अगली जो 2s उसके बाद जो 2p orbital होती है वो incomplete है। In beryllium 2s orbital has been completed. The 5th electron in case of boron enters the next available subshell which is 2p. Thus the electronic configuration of boron is 1s squared 1s2 2s2 2p1 और the orbital diagram 1s2 complete है तो ये हीलियम का हो गया। उसके बाद 2s के ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3p सबशेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ p ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। 2p subshell has 3 orbitals px, py and pz. All the 3 have same energy. The electron can be accommodated in any one of the 2p orbitals. In the case of carbon, 6th electron is also accommodated in 2p subshell and its electronic configuration is represented as 1s2, 2s2, 2p2, but 3 orbital diagram can be expected as below. Helium ये कंप्लीट है 1s2 तो ये हीलियम के बराबर है। उसके बाद ये 2s2 और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों एक में दो करके और 2 वैकेंट इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें।
Now electrons are present in two different orbitals with parallel spins. Electrons are present in two different, अब इस तरह से, अब 2s यहाँ पे कंप्लीट है, तो इस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, 2p में दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने किस तरह दिखाया, सेम साइड में इनका स्पिन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा गया, अपोजिट स्पिन में होगा तो इस तरह लिखेंगे, और बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, तो इस तरह से लिखेंगे. Experiment show that orbital diagram 1 is correct. Orbital diagram 1 is correct, but both second and third are not correct. This has given, लिख करके ये दिखाया गया कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, लेकिन फर्स्ट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट. This has given birth to new rule known as Hund's rule of maximum multiplicity. It states that electrons are distributed among the orbitals of a subshell in such a way as to give the maximum number of unpaired electrons with parallel spin. Thus, the orbitals available in a subshell are first filled singly before they begin to pair. This means that pairing of electrons occurs with the introduction of second electron in s orbital, the fourth electron in p orbitals, sixth electron in d orbital, and 8 electrons in f orbital. The orbital diagram of nitrogen, oxygen, fluorine, and neon are given here. नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 कंप्लीट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी जगह हम हीलियम लिखते हैं. उसके बाद 2s2p 5 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है दूसरे शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में इस तरह से, अब 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक इसमें इंटर करेंगे. अब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होता तब वो यहाँ पे इंटर करता अपोजिट स्पिन का. इसी तरह ऑक्सीजन 1s2 कंप्लीट है, 2s2 2p4, तो 2p4 में पहले ये सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, और जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इंटर करेगा. फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 कंप्लीट, 2s2 2p5 है ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सिंगल पेयर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें. इसी तरह से अगला है नियॉन, 1s2 ये कंप्लीट है, 2p6 भी कंप्लीट है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर बाद में फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे. इसको कहते हैं ऑर्बिटल्स की पेयरिंग होना. The rule is based on the fact that electrons being of the same charge repel each other when present in the same orbital. The electron thus occupy different orbitals of the subshell as to minimize the interelectronic repulsion and increase the stability of the atom. Further, all the singly occupied orbitals will have parallel spin, that is in the same direction, either clockwise or anti-clockwise direction. This is due to the fact that two electrons with parallel spin in different orbitals will experience less interelectronic repulsion in space than when they have opposite spin in the different orbitals. For the nitrogen atom, which contains 7 electrons, the following configurations can be expected, like this. इस तरह से 1s2 2s2 2p3 टोटल स्पिन इसका हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ. ये इन तीनों का क्या होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी टोटल 1:1/2 हाफ. इन द सेकेंड केस 2p टोटल स्पिन हो जाएगा 1 हाफ, ये है माइन, तो इस तरह से माइनस हाफ, अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा हाफ. तीसरे केस में इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल स्पिन इतनी हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, दैट कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट हैज मिनिमम रिपल्सन एंड करेस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी, दैट इज स्टेबल स्टेट फर्स्ट.
This state has maximum total spin of unpaired electron. This is thus in accordance with Hund's rule of maximum multiplicity. The third row elements from sodium Z11 to argon 18 have exactly similar configuration of second row element. In these elements, 3s, 3p orbitals are successively filled with electrons one at a time. तो सोडियम में 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी का नियॉन के बराबर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 होता है यहाँ पे, फिर 3s1। इसी तरह मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 नियॉन के बराबर, और यहाँ पे 3s2, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो नियॉन, उसके बाद 3s2 3p1। उसके बाद है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ne, उसके बाद 3s2 3p2, फास्फोरस का 3s2 3p3 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सल्फर का 16, नियॉन के बाद नियॉन तक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद 3s2 3p4, तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह फिर क्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन है 3p में, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन कंप्लीट Ne, उसके बाद 3s2 3p6। The electron added in going from the element to the next element is termed the differentiating electron. The electron added in going from one element to the next element is termed the differentiating electron. This electron is accommodated in the orbital of lowest energy available. In potassium, Z is equal to 19 and calcium Z is equal to 20. The differentiating electron goes to 4s orbital as the energy of this orbital is less than that of 3d orbitals. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो 4s1 में यानी यहाँ तक ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का, और ये बाद में लास्ट में ये क्या है 4s1, इसको यहाँ लिखेंगे और इस तरह जो बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे। इसी तरह कैल्शियम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s ऑर्बिटल में, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट Ar फिर 4s2, और बॉक्स में लिखेंगे तो इस तरह से। The electronic configurations of element from atomic number 21 to 30, that is element of first transition series, can be represented on similar lines. These configuration are given. Scandium इस तरह से 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो जहाँ तक कंप्लीट है उसको इस तरह लिखते हैं। फिर 3d1 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड 4s2। उसके बाद इसी तरह टाइटेनियम 22 कंप्लीट जहाँ तक है आर्गन के बराबर लिख दिया। उसके बाद इसको बाद की जो 3d, अगर जो बाहर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है 3d1 के बाद जाएगा 3d2, और बाहर जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें s2 इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 3d2 एंड 4s2। इसी तरह वेनेडियम 23 क्रोमियम 24 का इस तरह से होगा 3d5 Ar1 4s1। तो 5 और 1 इसलिए होता है कि यहाँ पे जब हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड रूल लागू होता है, हाफ फील्ड होगी ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में 10 होता है और हाफ हो जाएगा 5, तो या तो हाफ फील्ड स्टेबल होती है ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड। तो जब हाफ फील्ड नहीं है, जब फुल फील्ड नहीं है तो हाफ फील्ड को हम लेंगे, और यहाँ तो दोनों ही हाफ फील्ड हो जाएंगी। तो यहाँ 3d4 4s2 ना करके 3d5 और 4s1 हो जाता है, ताकि दोनों ही
हाफ फिल्ड हो जाएं और स्टेबल हो जाएं। एक टेबल अभी हम दिखाते हैं, दोनों ही टेबल देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं उस पे आते हैं। ठीक है, मैग्नीज 25 तो इसका है AR, उसके बाद 3D5 4s2, यानी जहां तक आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आर्गन के बराबर है। फिर 3d5 4s2, उसी तरह 26 आयरन में 3d6 4s2, कोबाल्ट 27 3d7 4s2 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। निकिल 28 3d8 4s2 इस तरह से। अब कॉपर में भी वही हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होना कितना चाहिए यहाँ पे, AR 3d9 एंड 4s2 होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड का नियम यहाँ पे लगा रूल लागू करते हुए 4s1 हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल हो जाएगा, उसी तरह इसको कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाता है जैसा हम सोचते हैं उसके रूल के हिसाब से। तो ये हो जाएगा कॉपर AR 3d10 4s1 इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। जिंक का जिंक में हो जाएगा 3d10 4s2 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, in some cases it is seen that actual electronic configuration is slightly different from the expected on the basis of above principle. For example, exceptions are given here. Chromium एक्चुअल क्या होना चाहिए 3D, एक्चुअल क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक कंप्लीट होता है उसके 3d5 4s1, तो ये वही कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल चूंकि स्टेबल होता है तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है। जबकि एक्सपेक्टेड बाय रूल क्या होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन ऐसा नहीं है। हाफ फील्ड d ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगी इन दोनों के मुकाबले। इसी तरह कॉपर में भी वही चीज़ अभी बताया है, यहाँ पर इसका जो एक्चुअल होता है 3d10 4s1, जबकि ये 3d9 4s2 एक्सपेक्टेड होना चाहिए। NB का 4d4 5s1 होता है, जबकि एक्सपेक्टेड कितना है 4d3 5s2। उसके बाद है मॉलिब्डेनम, एक्चुअल होता है 4d5 5s1, यहाँ भी वही हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और एक्सपेक्टेड क्या है 4d4 5s2, तो होता जो है एक्सपेक्टेड जो है उसके मुकाबले में इन सब के डिफरेंट है। RuP पैलेडियम का इस तरह से 4d10 5s0, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए इसको 0 रखा ताकि ये स्टेबल हो जाए। जबकि एक्सपेक्टेड क्या था, ये सिल्वर का 4d10 5s1, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गई s, जबकि एक्सपेक्टेड क्या है 4d9 5s2, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। प्लेटिनम 4f14 5d9 6s1, दिस इज एंड एक्सपेक्टेड 4f14 5d8 एंड 6s2। गोल्ड का 4f14 5d10 6s1, यहाँ हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, जबकि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए बाय रूल इस तरह से। तो एक्चुअल में ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के, दीज आर नोन एज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ सम ऑफ द, इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर दें ताकि अच्छे से तुम लोग देख सको। दीज आर इस तरह से, ठीक। Now, some of exceptional configuration can be explained on the basis of half-filled and completely filled orbitals, that is D5, D10, F7, F14. The half-filled and completely filled orbital possess lower energy, that is greater stability. The extra stability of half-filled and completely filled orbitals is due to the following two reasons. First, symmetrical distribution of electrons.
It is a well-known fact that symmetry leads to stability. The electronic configuration in which all the orbitals of the same subshell, that is degenerate orbitals, are either half-filled or completely filled are more stable due to symmetrical distribution of electrons. Electrons in the same subshell have equal energy but different spatial distribution. Consequently, their shielding of one another is relatively small and the electrons are more strongly attracted by the nucleus. This brings stability in order to achieve such configuration. One or two electrons from a subshell or lower energy shift to a subshell of higher energy. As in the case of chromium and copper, one electron shift from subshell of lower energy 4s to subshell of higher energy 3d, making distribution of electrons symmetrical. 3d orbital exactly half filled in chromium and completely filled in copper and bringing stability of atoms. Chromium 24 3d में यहाँ अनस्टेबल हो जाता है, एक अगर और होगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें. तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है, जबकि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ जाता है, क्योंकि ये दिस हैज लोअर एनर्जी देन द 4s ऑर्बिटल. हियर कॉपर में का एक्चुअल एक्सपेक्टेड इस तरह से होता है, लेकिन एक्चुअल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन s का यहाँ आ जाता है, ताकि तब ये कंप्लीट फिल ऑर्बिटल्स हो गई और ये हाफ फिल, तो स्टेबिलिटी एटम में आ जाती है. Now, second reason is exchange energy. When two or more electrons with parallel spins are present in degenerate orbitals of a subshell, they tend to exchange their position. Energy is released during this exchange and this brings stability. The number of exchange that can occur in maximum when all the orbitals of the subshell are singly occupied or doubly occupied. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. This can be explained by taking two configuration of chromium. If the configuration of Cr is 3d4 4s2, the following exchange takes place. इस तरह से होता है. अगर तो exchange किस तरह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है ये वाला, या इधर जा सकता है. दूसरा इस तरह से हो सकता है एक्सचेंज इन दोनों का और इसका, और तीसरा इस तरह से हो सकता है. The first electron can exchange its position with 3 ways. The second electrons can exchange its position with 2 ways. The third electron can exchange its position with 1 way. Thus, total exchange 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. If the configuration of chromium is 3d5, 4s1, the following exchange can take place. इस तरह से, ठीक. इस तरह से हो सकता है पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन में एक्सचेंज इस तरह से हो सकता है, और तीसरी पोजीशन में एक्सचेंज इस तरह, और फोर्थ पोजीशन में इस तरह से. तो यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है +3, दूसरी पोजीशन में थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, और फिर तीसरी पोजीशन में 2 और इसमें 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10. Since the number of exchange in 3d5 4s1 configuration are more than 3d4 4s2 configuration, the 3d5 4s1 configuration is more stable due to higher stabilization energy. Similarly, the configuration 3d10 has greater exchange energy than 3d9. On the basis of this principle, other exceptional configurations such as molybdenum, Ag, palladium, Au can be explained. Now, electronic configuration of ions. Whenever a change is brought in a number of electrons in a neutral atom, charged particles come into existence.
These charged particles are called ion. The positively charged ion or cations contains fewer electrons than protons. Thus, positive charge on the cation is equal to the number of electrons lost by the atom. The negatively charged ion or anion contains more electrons than protons. The negative charge on the anion is equal to the number of electrons accepted by the atom. The electronic configuration of ions may be written almost in a similar way as for atoms. In case of cations of main group element, the electrons equal to charge are removed first from the highest energy shell, that is the valence shell. If more than one subshell of the valence shell are occupied by electrons, the electrons of higher value of L are lost. For example, for potassium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. यहाँ 4s जब कैटायन पोटेशियम कैटायन बनता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट होता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम कैटायन में 18 हो जाएगा. इसी तरह कैल्शियम आयन एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट करता है, तब जो कैटायन बनता है Ca2 प्लस 1s2 2p6, यानी जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं कैल्शियम आयन में, 18. इसी तरह लेड जिंक 82 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है इसका लास्ट में, और लेड आयन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है सेम है, लेकिन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लॉस्ट होते हैं, 6p2 ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है ये कंप्लीट, उसके बाद लास्ट में 6s2. इसी तरीके से तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे लेड आयन में. एटॉमिक नंबर तो 82 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 82 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे. इसी तरह लेड 4 में दोनों ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं यहाँ पे, 6s2 और 6p2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या हो जाता है, 5p6 5d10 यहाँ तक. अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा 82, लेकिन 78 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. The situation is somewhat different for the ions of transition metal. Transition metals form cation by first losing their valence shell electron Ns and then losing N-1d electrons. For example, Fe, when it loses valence shell electron 4s2, it forms ferrous ion. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, 4s2 निकल गया तो लास्ट में 3p6 3d10. When it forms Fe3 plus ion, then it lose d electron, तो 1d इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना हो जाता है. अब Z यानी एटॉमिक नंबर Fe का 26 है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 26 होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तीनों में सेम होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 23. In case of anion, the extra electrons equal to the charge are added to the vacant orbitals of the valence shell. For example, क्लोराइड, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरह से, 3s2 3p5. क्लोराइड आयन में एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 3s2 3p6, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है. अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा क्लोराइड आयन और क्लोरीन में, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 18. ऑक्सीजन में इसी तरह एटॉमिक नंबर 8 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2p4, तो एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन आयन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 2p4 था, यहाँ हो जाएगा 2p6. तो ये एनायन और कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं ये हुआ. उसके बाद हम जो टेबल एक थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो मैंने कहा था कि लास्ट में दिखाएंगे,
अब हम आते हैं, सारा डिटेल में हमने जान लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। 2 टेबल है, दोनों हम दिखाएंगे। उसके बाद इसको तुम लोगों को बुक में भी देखना है, अपनी बुक में दी होगी, उसको देख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब फर्स्ट एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर 1 से लिखी हुई है। एनर्जी लेवल इस तरह से होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d एंड 4f, 4 n इज इक्वल टू 4 तक के लिए दिखाया है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसमें 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 1s कंप्लीट होता है इसमें से, और बाकी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद लिथियम बेरिलियम 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 4 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है, 1s2 2s1 लिथियम, 1s2 2s1, तो बेरिलियम लिथियम का 1s2 2s1 एंड बेरिलियम का 2s2 2 एंड 1s2 एंड 2s2। इसी तरह बोरान का 1s2 2s2 एंड 2p1। इस तरह से जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉनिक बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन 2p में बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह अगले पे आ जाते हैं हम, सोडियम मैग्नीशियम 11 12 इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ जो है तुम्हारा, यहाँ आगे तक देखते जाओ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ता जा रहा है, s इसका और इसका सेम है, 1s2 2s2 सेम है, p में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। फिर p में भी आ गया तुम्हारा सेम, कुछ कहीं 3s में सेम हो गया, 6p6 जहाँ तक है, इस तरह से ये देखते जाओ, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि क्लोरीन है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये किसका है, सल्फर का। क्लोरीन का लास्ट में 3s2 3p5, यानी 3p कंप्लीट, उसके बाद हो जाता है आर्गन में। अब यहाँ 3p कंप्लीट चल रहा है, उसके बाद ये अगली सेल शुरू होगी, यानी 4s1 से शुरू होगा, और उसके बाद दूसरी कौन सी है, 3d, उसके बाद 4s1। तो ये बारी बारी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, सब हम पहले भी अभी दिखा चुके हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट के जो उनके बढ़ते हुए, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो ये टेबल तुम लोगों की बुक में भी मिल जाएगी, इसको देख करके ये देखो 57 58 59, तो यानी सारे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में किस तरह से लिखा जाता है, वो पूरा दिया हुआ है। तो इस टेबल को देख करके जो अभी सीरियली सारी चीज़ समझाई है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसको देख करके वो सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 2 टेबल तुम लोगों को बुक से अपनी देखनी है, जो मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स की, पहली ये दूसरी है और ये पहली है। ओके, तो इस तरह से ये आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें सारी चीज़ें तुम लोगों को बताई बारी बारी से, एक सीरियल से सारी चीज़ें समझाई हैं। तो उम्मीद है कि इसको ध्यान से पढ़ करके फिर से देखो वीडियोस को, और इसको अपनी बुक्स में भी पढ़ो, और सारी चीज़ें तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब हम अगले क्लास में जब आएंगे, तो अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ये हम स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हम स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे।